नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं संविधान के भाग 10 और भाग 11 के बारे में, क्योंकि भाग 10 में एक ही आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलता है, अनुच्छेद 244। तो साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे भाग 11 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, जिसमें हमें यहाँ पे अनुच्छेद 245 से लेकर 263 यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुल मिला के आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 10 और भाग 11 में अनुच्छेद 244 से लेकर 263 तक हम यहाँ पे सभी आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 9 भाग, संविधान के 9 भाग कंप्लीट करा चुका हूँ। 9 भाग हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक जो ये 9 भाग मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट दोस्तों आपके लिए बनाई गई है, सारे लेक्चर उसमें देखने को मिल जाएंगे। प्रत्येक भाग मैंने डिटेल्स में कवर करा रखा है। भाग 10, भाग 11 और जो आने वाले भाग हैं वो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। एक एक या दो लेक्चर इनको समाप्त करने में लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जो इम्पोर्टेंट आगे वो है प्रमुख आयोग, जिसमें वित्तीय आयोग आ जाएगा, निर्वाचन आयोग या जाति संबंधी आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इनके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग के बारे में हम डिटेल्स में प्रत्यक्ष से चर्चा करेंगे, जो भाग 15 में देखने को मिलता है। तो आगे जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे भाग आने वाले हैं, महत्वपूर्ण लेक्चर आने वाले हैं, वो भी यहाँ पे जल्दी आएंगे और जल्दी यहाँ पे आपकी इंडियन पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भाग 10 से और फिर हम चर्चा करेंगे भाग 11 के बारे में। तो क्या कहता है भारतीय संविधान का भाग 10? भाग 10 में है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान देखने को मिलता है भाग 10 में। और इससे संबंध केवल एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 44 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो यह है अनुच्छेद 244, इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। देखो क्या होता है, मैंने आपको कई बार ये बता रखा है कि भारतीय संघ के जो भारतीय राज्य में जो क्षेत्र आते हैं, उसमें बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। विशेषकर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसी जनजातियां भी हैं जो अभी जंगलों में निवास करती है। उनका रहन सहन, खान पान वो सामान्य लोगों से बिल्कुल पृथक है। वो जंगलों में निवास करते हैं और वहीं उनकी वो अपनी जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है, उसी में वो रहते हैं। यानी वो विकास की धारा के साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। तो वहां पर उन क्षेत्रों में भारतीय संविधान के बहुत सारे उपबंध ऐसे हैं, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो लागू नहीं होते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई जनजातीय क्षेत्र है और वो जंगलों में निवास करता है और उनकी यहाँ परंपरा है, उनकी संस्कृति में एक प्रावधान है, उनकी संस्कृति में एक रिवाज है कि वहां पे उनमें से जो क्या होगा, सीनियर होगा, जो सीनियर व्यक्ति होगा, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बुजुर्ग होगा, वो उनका क्या होगा, प्रमुख होगा। लेकिन कल के दिन सरकार माना ऐसा करती है, उन पर यह थोपती है कि वहां पर भी आप क्या किया जाए। जैसे मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया, तो वहां पर भी अब मुखिया का चुनाव कराया जाए, निर्वाचन पद्धति अपनाई जाए, तो वो इसका विरोध करेंगे। तो इन कुछ यहाँ पे प्रावधान ऐसे हैं, कुछ उपबंध ऐसे हैं जो जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भाग 10 की आवश्यकता पड़ी। भाग 10 की आवश्यकता इसीलिए यहाँ पे पड़ी कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां का प्रशासन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाएगी, ताकि जो जनजातीय क्षेत्रों के लोग हैं या जो अनुसूचित क्षेत्रों के लोग हैं, उनकी जिंदगी पर या उनकी जो लाइफ है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। वो अपने सामान्य जीवन में जिस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, उस प्रकार वो अपना जीवन जीते रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भाग 10 लाया गया संविधान में, जिसमें यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा। तो अब आप यहाँ पे समझ गए। और मैंने आपको कई बार भी ये बता रखा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत के संविधान के बहुत सारे उपबंध ऐसे हैं जो लागू नहीं होते हैं, और इसलिए इन क्षेत्रों को यहाँ पे, इन क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या कहता है अनुच्छेद 244। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। अभी हम इसके बारे में, इसका प्रशासन क्या है,
इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अनुच्छेद 244 में एक संशोधन किया गया और इसमें जोड़ा गया अनुच्छेद 244 का क्लोज का। ये जो संविधान संशोधन किया गया 1969 में, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा ये अनुच्छेद 244 का जोड़ा गया संविधान में, और इसमें कहा गया कि असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर स्वायत्त राज्य का निर्माण तथा स्थानीय विधानमंडल अथवा मंत्री परिषद अथवा दोनों का सृजन किया जाएगा। यानी कि असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाएंगे और उससे क्या करेंगे, एक स्वायत्त राज्य का निर्माण करेंगे, और वो क्या है, वो है असम राज्य। और वहां पर एक विधानमंडल अथवा मंत्री परिषद या उन दोनों का क्या किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। तो प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 244 का संबंध किस राज्य से है, तो वो है केवल असम से। ये पर्टिकुलर किस राज्य से संबंध है, तो ये है असम से। तो इसलिए मैंने ये भी आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 244 में जो अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, तो वहां पर किस प्रकार का प्रशासन है या किस प्रकार का प्रशासन वहां पे होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ये समझनी होगी कि अनुसूचित क्षेत्र क्या है और जनजातीय क्षेत्र क्या है, और ये क्षेत्र कौन है, इसका उल्लेख हमें कहां पर देखने को मिलेगा। ये भी तो पता होना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र कौन है, जनजातीय क्षेत्र कौन है। तो इसके लिए हम जाएंगे भारतीय संविधान की अनुसूची पर। यह है संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां मैं आपको पहले करा चुका हूं। वैसे जब मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया था, संविधान के स्रोत के बारे में बताया था, उसी लेक्चर में मैंने आपको संविधान की अनुसूचियों के बारे में भी बताया था। अब देखो, संविधान की पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची पर गौर कीजिए। पांचवी अनुसूची कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, वहां का प्रशासन कैसा होगा, वहां का नियंत्रण कैसा होगा, इसका उल्लेख मिलता है पांचवी अनुसूची में, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान देखने को मिलता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार पर्टिकुलर राज्यों के बारे में, यहाँ की जो जनजातियां हैं उन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी, प्रशासन के बारे में प्रावधान देखने को मिलता है छठी अनुसूची में। जबकि इन राज्यों के अलावा जो अन्य राज्य हैं, वहां पर यदि कोई जनजातीय क्षेत्र है या अनुसूचित क्षेत्र है, इन चार राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में, तो उसका प्रावधान, वहां पर प्रशासन कैसे होगा, वहां पर नियंत्रण कैसा होगा, उसका उल्लेख इसमें मिलता है पांचवी अनुसूची में। तो ये अंतर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची के बारे में। तो अब हम पहले बात करेंगे पांचवी अनुसूची में जो ये प्रावधान है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, किन राज्यों की बात कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा जो अन्य राज्य हैं, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके बारे में एक अलग से अनुसूची है छठी अनुसूची। लेकिन इनके अलावा जो अन्य राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पर प्रशासन कैसा होगा, उसका उल्लेख है पांचवी अनुसूची में। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, पांचवी अनुसूची में जो वर्णित है, जो वर्णित क्षेत्र है, यानी उन चार राज्यों के अलावा जो अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां पर प्रशासन कैसा होगा। तो पहले तो उन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन कौन क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। तो ये घोषणा का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ये अधिकार है राष्ट्रपति को। साथ साथ राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से इस संबंध में परामर्श करता है, और राष्ट्रपति को अधिकार भी है कि वो अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में परिवर्तित कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या उसके नाम बदलने का उसे अधिकार है। तो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा या अनुसूचित क्षेत्र कौन होगा, इसकी घोषणा कौन करेगा, ये अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। केंद्र तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या है इस अनुसूचित क्षेत्र में। देखो, सपोज राष्ट्रपति ने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई मैं राज्य बता रहा हूं, यहाँ पे अभी उत्तराखंड, सपोज उत्तराखंड का एक जिला चमोली जिले का कोई भाग अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है राष्ट्रपति ने।
अब इस क्षेत्र में राज्य की शक्ति क्या होगी, केंद्र की शक्ति क्या है, राज्य का उत्तरदायित्व क्या है, केंद्र का उत्तरदायित्व क्या है, ये क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो केंद्र तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या होगी इस क्षेत्र में। तो पहले तो जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है, राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में भी वो लागू होगी। राज्य जो विनिमय करती है, राज्य जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, वो इस अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू होंगे, क्योंकि वो इस राज्य का एक अभिन्न हिस्सा है। चमोली जिला उत्तराखंड का एक अभिन्न हिस्सा है। तो उसी प्रकार उत्तराखंड सरकार जो भी नियम कानून बनाएगी वो इस अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगी। और संघ का क्या काम होगा, तो संघ ऐसे क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर राज्यों को निर्देशित कर सकती है कि उस क्षेत्रों के लिए वो निर्देशित कर सकती है कि उस क्षेत्र के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जाए, उस क्षेत्र के लिए इस प्रकार के नियम कानून बनाए जाए। तो राज्य इन क्षेत्रों के लिए विनिमय कर सकता है, नियम कानून बना सकता है, और केंद्र उसे क्या करता है, उसके लिए निर्देशित कर सकता है। देखो जो अन्य क्षेत्र हैं, जो सामान्य क्षेत्र है, वहां पर तो राज्य के पास बहुत सारी पावर खुद ही रहती है, लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ये विशेष क्षेत्र है, इनको विशेष दर्जा दिया गया है संविधान में भी। इसलिए यहाँ पर केंद्र क्या करेगा, राज्य को लगातार निर्देशित करता रहेगा। साथ साथ जो ये अनुसूचित क्षेत्र, इसकी विशेष जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्यपाल। और राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है कि राज्य में, राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस पर विशेष जो जिम्मेदारी रहेगी वो राज्यपाल की रहेगी, वहां का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। और राष्ट्रपति को वो इस संबंध में पल पल की रिपोर्ट, समय समय रिपोर्ट, साल में या जब चाहे वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति को कि इस क्षेत्र में प्रशासन कैसा चल रहा है। उसके बाद जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। जनजातीय सलाहकार परिषद जिन राज्यों में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, वहां पर एक जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या होगा, गठन होगा। और इसमें जो सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्य इसमें होते हैं 20, लेकिन इन 20 सदस्यों में जो 3/4 यानी 3/4 सदस्य राज्य विधानमंडल में जो अनुसूचित जाति के क्या है, प्रतिनिधि हैं, जो सदस्य हैं, वो शामिल होंगे। यानी जनजातीय सलाहकार परिषद, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं या जो जनजातियां हैं, उनके कल्याण और उत्थान के लिए सलाह देना। तो इस जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल सदस्य 20 होंगे, जिसका 3/4 भाग राज्य विधानमंडल के अनुसूचित जाति के जो प्रतिनिधि होंगे वो इसमें शामिल होंगे, 3/4 सदस्य। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र में लागू विधि, तो यहाँ पर विधि कैसी लागू होगी, तो राज्यपाल को ये अधिकार है यहाँ पे कि वो संसद या राज्य की जो विधि है, राज्य विधानमंडल की जो विधि है या नियम कानून है, उसे वहां पर लागू करे या न लागू करे। तो ये शक्ति किसको है, ये शक्ति है यहाँ पे राज्यपाल को। देखो जो सामान्य क्षेत्र है वहां पर सरकार अगर कोई भी राज्य विधानमंडल अगर कोई भी नियम लाती है तो वो लागू हो जाता है, लेकिन जो ऐसे विशेष क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं या अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पर राज्यपाल को ये शक्ति है कि राज्य विधानमंडल ने जो विनिमय किया है, जो नियम बनाया है, या संसद ने जो नियम बनाया है, वो वहां पे उसे लागू करे या ना लागू करे। तो यहां तक दोस्तों आप अनुसूचित क्षेत्रों में देखो, 5वीं अनुसूची में जो वर्णित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र, वहां पर प्रशासन कैसा होगा, ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि यहाँ पर राज्य सरकार या संसद जो कानून बनाती है, जरूरी नहीं कि वो वहां पे सारे कानून लग सके। वो शक्ति है राष्ट्रपति के पास है शक्ति, राज्यपाल के पास है शक्ति कि वो उन कानूनों को वहां पर लागू करे या न लागू करे। और राज्यपाल अपना परामर्श या अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता रहता है, राष्ट्रपति को सौंपता रहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसा होगा, तो जनजातीय क्षेत्र जो कि 6वीं यानी 6वीं सूची में वर्णित है, और जो ये 6वीं अनुसूची है, अनुसूची ठीक है, अनुसूची है, इसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान है। तो इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा, तो एक तो इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों का गठन किया जाएगा। अब देखो स्वायत्त जिले कौन होते हैं या स्वायत्त क्षेत्र कौन होते हैं, वो क्षेत्र जहां के लोगों के पास अपने स्वतंत्र अधिकार होते हैं, प्रशासनिक संबंधी अधिकार।
जैसे सरकार के पास कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वहां पर क्या होगा, जैसे ये पूरा राज्य है तो इस राज्य में जिलों को स्वायत्त जिलों के रूप में क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। यानी ये जिलों के पास कुछ प्रशासनिक अधिकार होंगे स्वयं के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल राज्य से अलग हो जाएं, वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं होंगे, वो राज्य के अंतर्गत ही होंगे। तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों का गठन किया जाता है, साथ साथ जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषद का भी वहां पर गठन किया जाता है। और इस जिला परिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो होती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 तो वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं, वयस्क मताधिकार, और जो वयस्क मताधिकार से चुने जा रहे हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। जबकि जो 4 सदस्य होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। यानी इनका जो कार्यकाल होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा, राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक वो उनका कार्यकाल बना रहेगा, वो पद पर बने रहेंगे। तो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। इस जिला परिषद में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होते हैं, जबकि 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो परिषद होते हैं इन्हें कुछ विषय जैसे वन हो गया, भूमि, खेत या ग्रामीण प्रशासन पर विधि बनाने का अधिकार भी दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें अन्य राज्यों में केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। तो जनजातीय क्षेत्र क्योंकि वो विशेष क्षेत्र हैं, उनको संविधान में विशेष दर्जा दिया गया है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर प्रशासन कैसे चलता है, एक तो वहां पे स्वायत्त जिलों का गठन किया जाता है, साथ साथ जिला परिषद वहां पे बनती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 26 इसमें वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं, 4 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। और ये परिषद क्या करता है, कई विषयों पर सरकार के द्वारा इसे कानून बनाने का या विधि बनाने का अधिकार भी दिया जाता है, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है, ठीक है। तो ये दोस्तों भाग 10 के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है। तो भाग 10 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते नहीं है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है। अब हम यहाँ पे भाग 11 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध के बारे में बताया गया है, यानी संघ और राज्य के मध्य किस प्रकार का संबंध है। आप सभी जानते हैं भारत में संघीय व्यवस्था है, इसमें केंद्र में यानी केंद्र में सरकार है, एक केंद्र सरकार है, और फिर राज्यों में राज्य सरकार है। केंद्र सरकार भी बहुत सारे विषयों पे कानून बनाती है और राज्य सरकार भी अपने राज्य के लिए बहुत सारे विषयों पे कानून बना सकती है। तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 11 में, और अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसका उल्लेख है। लेकिन यहाँ पे देखो, केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसको 3 भागों में बांटा गया है। विधायी संबंध, विधायी का मतलब कानून बनाने का जो संबंध है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो किस प्रकार की केंद्र की है, किस प्रकार की राज्य की है, केंद्र किन विषयों पर कानून बना सकता है या राज्य किन किन विषयों पर कानून बना सकता है, वो दिया गया है विधायी संबंध में। और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 256 से 263 तक। अब ये जो दोनों संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, इसका उल्लेख मिलता है भाग 11 में। जबकि जो वित्तीय संबंध है अनुच्छेद 264 से लेकर 293 तक, इसका उल्लेख मिलता है भाग 12 में। तो वित्तीय संबंध के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाग 11 के बारे में। भाग 10 के बारे में पहले ही आपको इसी लेक्चर में बता चुका हूं। तो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे विधायी संबंध के बारे में। तो विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। विधायी संबंध में आपको पहले ही बता चुका हूं, विधायी का मतलब कानूनी संबंध, आप कह सकते हैं इसको कानूनी संबंध, यानी किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ का है और किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, या किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, इसके बारे में हमें विधायी संबंध में देखने को मिलता है। तो इसमें आता है सबसे पहले अनुच्छेद 245, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। यानी जो संसद है, संसद यानी केंद्र सरकार,
केंद्र सरकार यानी संसद, जो संसद कानून बना रही है यानी केंद्र सरकार कानून बना रही है, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, जो भारत में संपूर्ण राज्य क्षेत्र आता है, वहां पर किसी भी भाग के लिए क्या कर सकती है, विधि बना सकती है, कानून बना सकती है, यह संसद को अधिकार है। उसी प्रकार से राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। तो संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य विधानमंडल को भी कानून बनाने का अधिकार है। ये अधिकार कौन दे रहा है? अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 कह रहा है कि संसद भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य संपूर्ण भारत के लिए तो कानून नहीं बना सकता है। राज्य विधानमंडल जो इस राज्य का क्षेत्र होगा, जैसे अगर मैं बात करूं भारत का मैप आपने देखा है, ये सपोज इस प्रकार से ये संपूर्ण भारत का क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड है, यूके यानी उत्तराखंड। तो भारत जो संसद है वो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पे क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, जबकि उत्तराखंड की सीमा इतनी है, तो उत्तराखंड राज्य विधानमंडल केवल इसी क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 245। तो ये आप समझ गए। अब बात आती है कि अगर संसद संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है और राज्य अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, यानी उस राज्य क्षेत्र के लिए संसद भी तो कानून बना सकता है, तो फिर किन विषयों पर कानून संसद बनाएगा और किन विषयों पर कानून राज्य बनाएगा, इसके बारे में चर्चा देखने को मिलती है अनुच्छेद 246 में। 246 कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। तो जिन विषयों पर संसद कानून बनाएगा या जिन विषयों पर राज्यों के विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार है, उन विषयों को 3 सूची में विभाजित किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की अगर हम बात करें तो संघ सूची में अभी जो कुल विषय हैं इसमें है 100 विषय। पहले 97 थे, अभी इसमें कुल 100 विषय हो चुके हैं। राज्य सूची के जो विषय की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, जिन्हें अब घटाकर 61 कर दिया है। तो राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब इन्हें बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। 52 विषय। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार, यानी संघ सूची में जो 100 विषय दिए गए हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका है? संघ का है, यानी केंद्र सरकार का है, केंद्र का। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका है? राज्य का। राज्य सूची में जो शामिल 61 विषय हैं, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। उसी प्रकार से समवर्ती सूची में जो ये 52 विषय दिए गए हैं, इन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में शामिल विषयों, जो ये 52 विषय है, इन पर कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य ने एक विषय पर कानून बना दिया है, लेकिन केंद्र का कानून अलग है, राज्य का कानून अलग है, तो फिर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? केंद्र के कानून को। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो तीनों सूची दोस्तों आपको समझ में आ गई। अनुच्छेद 246 में जो बात कही गई है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं, इनकी विषय वस्तु, तो विषय वस्तु आपको समझ में आ गई। 3 भागों में बांटा गया है इन विषयों को: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। संघ सूची में जो 100 विषय हैं, इन पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, जबकि समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है कि वो दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ये विषय है क्या, ये सवाल आपके मन में होना चाहिए और आपके सवाल का जवाब देना वो हमारा काम है। तो अब देखो ये विषय कौन कौन है, इनको देखें। तो यहाँ पे सभी विषय नहीं लाए मैंने, जो इंपॉर्टेंट विषय हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे विदेशी मामले। तो विदेशी मामला जो ये विषय है, यानी अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करनी है किसी देश के साथ, तो उस पर कोई राज्य तो करेगा नहीं, उस पर कौन करेगा? संसद करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो विदेशी मामलों से संबंधित विषय ये संघ सूची में रखे गए हैं। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार,
इसका संबंध भी, ये विषय भी संघ सूची को दिया गया है। इस पर भी कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है। बैंकिंग पर भी कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है। बीमा, रक्षा, रेलवे, जनगणना, वायु परिवहन और संचार, राज्य सूची जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस पर केंद्र भी कानून बनाता है। वो परिस्थितियां क्या हैं और कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पुलिस, तो पुलिस, हर राज्य की जो पुलिस होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार, पुलिस के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य का होता है। पुलिस किसके अंडर में रहती है? राज्य सरकार के अंडर में। लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, गैस, निखात निधि, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज और कारागार। उसी प्रकार समवर्ती सूची जिस पर संघ भी कानून बना सकता है, यानी केंद्र या संसद, और राज्य भी इस पर कानून बना सकता है। तो आर्थिक योजना, योजना आयोग, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र भी कानून बना सकता है। और जो राज्य चाहे, मानो देखो केंद्र ने कोई नियम कानून नहीं पारित किया, लेकिन राज्य चाहे तो, सपोज भारत का जैसे उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, तो उत्तराखंड चाहे तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना सकता है या परिवार नियोजन पर वो कानून बना सकता है। जैसे सरकार ने कह दिया कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का अधिकार है, ठीक है, तो इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र भी। वनों पर, विद्युत पर, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन या गोद लेना, इस प्रकार के बहुत सारे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन किया गया था संविधान में। कब किया गया? 1976। और इसमें जो 5 विषय हैं समवर्ती सूची में शामिल किए गए। कहां से? 5 विषय राज्य सूची से डाले गए समवर्ती सूची में, यानी राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए, समवर्ती सूची में जोड़े गए। कौन कौन से हैं? तो इनको भी आपको नोट करना जरूरी है। मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। शिक्षा, तो जो ये शिक्षा है इस पर पहले राज्य कानून बना सकता, ठीक, केवल राज्य, मतलब अपने राज्य में। जैसे उत्तराखंड की शिक्षा पर उत्तराखंड की सरकार कानून बनाएगी, यूपी की शिक्षा पर यूपी की सरकार कानून बनाएगी। लेकिन इस शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। दूसरा है यहाँ पे वन एंड जंगल। तीसरा जो विषय है यहाँ पे वो है वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। ये 5 विषय आपको नोट करने क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चौथा जो विषय है वो है यहाँ पे न्याय प्रशासन। और 5वां जो विषय है दोस्तों यहाँ पे वो है मापतोल। तो ये 5 विषय अभी किसमें है? समवर्ती सूची में। पहले ये राज्य सूची में थे और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूची आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार इन सूचियों को बांटे गए और इनमें कौन कौन विषय हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनका है। उसके बाद है देखो 246 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब है अनुच्छेद 247। ये कहता है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। यानी अगर संसद को जरूरत पड़ रही है या देश को जरूरत पड़ रही है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की, तो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद को ये अधिकार है कि वो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सके। अनुच्छेद 248 से अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 248 में। अब अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है? देखो कुछ ऐसे विषय भी तो हो सकते हैं जो ना तो संघ सूची में शामिल है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में शामिल है। जरूर थोड़ी कि सबको पता है, कल के दिन पता नहीं कौन सा विषय आ जाए और ये ना संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में। तो
तो अब इस पर कानून कौन बनाएगा? अगर ये दिया न रहेगा, अनुच्छेद 248 दिया न होता है, तो फिर राज्यों में और केंद्र में तो लड़ाई हो जाती। केंद्र सरकार कहती है कि ना ये हमारा विषय है, इस पर हम कानून बनाएंगे। राज्य सरकार कहती कि ये संघ सूची में शामिल नहीं, किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तो इस पर कानून हम बनाएंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 248 यहाँ पे डाला और इसमें कहा गया अवशिष्ट विधायी शक्तियां, यानी ऐसे विषय जो न तो समवर्ती सूची में, न ही राज्य सूची में और न ही संघ सूची में वर्णित है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केवल संसद को है। तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां इन्हें कहा गया, उन शक्तियों को जो न तो अवशिष्ट विषय उनको कहा गया जो न तो संघ सूची में शामिल है, न समवर्ती सूची में शामिल है, न संघ सूची में शामिल है, न राज्य सूची में शामिल है। इन्हें कहा गया अवशिष्ट विषय। और इन अवशिष्ट विषयों पर विधायी शक्तियां किसको दी गई है? कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। तो ये तरह अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 249 है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। कई बार क्या हो सकता है कि राज्य सूची, देखो राज्य सूची पर विधि बनाने की शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार की है। लेकिन राष्ट्रीय हित में इस पर संसद भी कानून बना सकती है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे देखो स्वच्छता पर, जो स्वच्छता विषय है इस पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? ये राज्य सूची में है, ठीक है। यानी राज्य अपने राज्य में स्वच्छता पर क्या बनाता है? कानून बना सकता है। ये शक्ति किसके पास है? यानी स्वच्छता का जो विषय है वो राज्य सूची में शामिल है। लेकिन सपोज किसी राज्य में बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, जो स्वच्छता है वो बिगड़ चुकी है, प्रदूषण वहां पे फैल रहा है और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि पूरे देश को उससे क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, पूरे देश को उससे खतरा होगा, उस प्रदूषण से बीमारी बढ़ेगी। तो इसलिए केंद्र क्या करेगा? अगर केंद्र देख रहा है कि राज्य के द्वारा ये स्वच्छता पर कानून पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है या कानून नहीं बन पा रहा है या इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो केंद्र फिर इस पर कानून बनाएगी। तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की इसमें शक्ति दी गई है। संसद राज्य सूची के ऐसे विषय पर कानून बना सकता है जो राज्य सूची में शामिल है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हित को देखते हुए। लेकिन ये कानून केवल इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 वर्ष की होगी, लेकिन राज्यसभा चाहे तो इसे आगे बढ़ाने के लिए संकल्प भी ला सकती है, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 250। ये कहता है यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ये भी राज्य सूची में संसद की शक्ति के बारे में बता रहा है। और कब बता रहे हैं? जब आपात हो। जैसे माना सपोज देश में आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार है। क्योंकि अभी संपूर्ण देश में क्या लगा है? आपात लगा है। तो फिर राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। और एक कानून आपात समाप्त होने के 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और फिर जो राज्य ने कानून न रखे हैं वही चलेंगे। तो यहां तक आपको ये चारों अनुच्छेद आगे समझ में 47, 48, 249 और 250। उसके बाद है यहाँ पे 251। ये क्या कहता है? संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 50 के अधीन बनाई गई विधायी और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अब जैसे मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूं कि माना सपोज किसी विषय पर, क्योंकि देखो 249 और 250 क्या कहता है कि राज्य सूची पर भी किसी विशेष परिस्थिति में संसद कानून बना सकता है। और माना संसद ने भी कानून बना दिया है और उस विषय पर राज्य को तो अधिकार है क्योंकि राज्य सूची में वो शामिल है, और राज्य ने भी उस पर क्या कर दिया है? कानून बना दिया है। संसद ने भी कानून बना दिया है और राज्य विधानमंडल ने भी कानून बना दिया है, और दोनों में क्या हो गया? फिर असंगति यानी टकराव उत्पन्न हो गया है। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे राज्य के विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाया गया है, जिस मात्रा तक संसद द्वारा निर्मित कानून का वो विरोध करता है वहां तक वो क्या होगा? लागू नहीं होगा, जहां तक ये संसद के कानून का विरोध करता है। और अगर ये कानून का विरोध नहीं करता है, मानो दोनों ने ऐसा कानून बना दिया है कि न ये राज्य का विधानमंडल संसद के कानून का विरोध कर रहा है और न ही संसद का जो कानून है वो राज्य विधानमंडल के कानून का विरोध
कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों ने एक ही विषय पर कानून बना दिए हैं तब यहाँ पे संसद को प्रेफरेंस दी जा रही है। यानी कि जो राज्य विधानमंडल का कानून है, अगर उसमें कोई ऐसा विषय है, ऐसा कानून है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करता है, तो वहां तक वो लागू नहीं होगा। तो ये है यहाँ पे 251 में। कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, क्योंकि राज्य सूची है तो राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को तो कानून बनाने का अधिकार है ही, साथ साथ 249 और 250 के माध्यम से संसद भी इस पर कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के मध्य असंगति उत्पन्न हो जाए तो राज्य विधानमंडल का जो कानून है वो संसद के द्वारा निर्मित कानून का अगर जहां तक विरोध करेगा वहां तक वो लागू नहीं होगा। उसके बाद 252, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। यानी कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं कि संसद से वो अनुशंसा करते हैं कि राज्य सूची पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो यहाँ पे देखो, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी संसद किसी ऐसे विषय पर, राज्य सूची के ऐसे विषय पर कानून बना सकती है यदि उस विषय को लेकर दो या अधिक राज्यों ने संसद को सहमति दी है कि वो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाए। और जो फिर देखो, संसद ने इन दोनों राज्यों की सिफारिश पर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया है और इस विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, यानी फिर कोई अन्य राज्य भी इस कानून को क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। अब तक इस प्रावधान के आधार पर 3 कानून बनाए जा चुके हैं संसद के द्वारा। एक है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये बनाया गया था 1972 में। दूसरा है यहाँ पे जल प्रदूषण अधिनियम, और ये बनाया गया था 1974 में। और तीसरा है यहाँ पे मानव अंग प्रतिरोपण, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, और ये बनाए गए थे यहाँ पे 1994 में। तो ये तीन आधार पर 3 प्रावधान किए गए हैं संसद के द्वारा। इस प्रावधान के आधार पर 3 कानून अभी तक बनाए गए हैं संसद के द्वारा। 253 है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी भारत सरकार द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करना है तो राज्य मानो और वो विषय मानो सपोज राज्य सूची का है, समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय करार करना है केंद्र सरकार को किसी विषय पर और वो विषय राज्य सूची में शामिल है, तो फिर उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है। 254 क्या कहता है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में अगर असंगति हो जाए तो संसद द्वारा बनाई गई विधि लागू होगी। इस पर लागू कौन होगी, फिर संसद द्वारा बनाई गई विधि। अगर संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा किसी विषय पर उन्होंने कानून बनाया और दोनों में असंगति हो गई तो वहां पर लागू कौन सा कानून होगा, जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है, क्योंकि संसद ऊपर है। 255 क्या कहता है, सिफारिशों और पिछली मंजूरी से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे विधायी संबंध में जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे जो प्रशासनिक संबंध है। तो प्रशासनिक संबंध है आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। 256 कहता है राज्यों की और संघ की बाध्यता, यानी यहाँ पे राज्यों और संघ को किस बाध्यता दी गई है, राज्यों और संघ को कुछ मतलब बांधा गया है, उनकी शक्तियों को उनको एक नियम के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से उन्हें बांधा गया है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। यानी नहीं ना तो राज्य ऐसे कानून बनाएगा और ना ही संघ ऐसे कानून बनाएगा जो एक दूसरे के द्वारा बनाए गए विधि को विरोध करे या विधि को समाप्त करने का प्रयास करे। राज्य भी किसी प्रकार से ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करे, और संघ भी
या संसद भी ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करे। तो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। अर्थात कि राज्य इस प्रकार के नियम कानून बनाएगा कि संघ जो सोच रहा है, संघ जो प्रयास कर रहा है वो सुनिश्चित हो सके। उसी प्रकार से केंद्र भी इस प्रकार के कानून बनाएगा कि राज्य सरकार की जो सोच है वो सुनिश्चित हो सके, या राज्य सरकार के जो नियम कानून है वो भी सुनिश्चित हो सके। तो दोनों के यहाँ पे बाध्यता दी गई है, कुछ दोनों को यहाँ पे बाध्यता दी गई है। राज्य को भी बाध्यता दी गई है कि वो ऐसे नियम कानून नहीं बनाएगा जो संघ द्वारा बनाए गए अनुपालनों को का विरोध करे, और संघ भी ऐसे नियम कानून नहीं बनाएगा जो राज्य के अनुपालनों का विरोध करे। तो 256 ये है राज्यों की और संघ की बाध्यता इसमें करी गई है। 257 है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं पर राज्यों पर संघ का नियंत्रण। इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न हो, और केंद्र इस संबंध में राज्य को क्या करेगा, दिशा निर्देश देता रहेगा। जैसे राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व या संचार साधनों के निर्माण या रखरखाव के संबंध में कोई नियम या विनिमय करना होगा केंद्र को, तो राज्य इस प्रकार के प्रावधान लाएगा कि केंद्र सरकार को अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने में उस राज्य में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। उसके बाद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, यानी कुछ दशाओं में संघ के द्वारा राज्य को शक्ति दी जा सकती है। कुछ विषय राज्य को दिए जा सकते हैं संघ के द्वारा, जैसे कि 258 के क्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार को उसके सहमति से केंद्र की कार्यपालिका में शामिल विषय से संबंधित शक्तियों को सौंप सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, जो केंद्र सरकार के विषय हैं उन्हें राज्य को सौंप सकता है राज्य सरकार की अनुमति से, कि चलो जो केंद्र के जो विषय हैं उन पर आपको कानून बनाने की हम शक्ति देते हैं। और 258 के क्लोज 2 में कहा गया है कि संसद राज्य सरकार को ऐसी शक्तियां सौंप सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वह राज्य की विधानमंडल शक्तियों के परे हो। अब विधानमंडल की शक्तियों के परे कौन होते हैं, जो राज्य सूची से बाहर विषय हैं, यानी संघ सूची के कुछ ऐसे विषय अगर संघ को ये लग रहा है कि ये उचित है, तो वो कुछ विषय जो कि राज्य विधानमंडल की सूची से परे हो, उन विषयों को भी राज्य विधानमंडल को सौंप सकता है और उन पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है, कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। उसके बाद 260 है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, अनुच्छेद 262 और 263, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिर समाप्त हो जाएगा। तो क्या कहता है यहाँ पे 262, अंतरराज्यीय नदियों या जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, यानी कि अगर दो भिन्न भिन्न राज्यों के मध्य नदी को लेकर, जल संबंधों को लेकर, नदी घाटियों को लेकर, जलाशयों को लेकर विवाद हो चुका है, विवाद हो रहा है, तो इसका प्रावधान संसद विधि द्वारा करेगा, संसद नियम द्वारा करेगा। यानी दो राज्यों के मध्य, एक राज्य जैसे माना उत्तराखंड है और एक है यूपी, और इन दोनों के मध्य गंगा नदी को लेकर क्या हो गया, विवाद हो चुका है। उत्तराखंड बोल रहा है कि गंगा का 40% पानी हम यूज करेंगे, उत्तर प्रदेश बोल रहा है नहीं हमें 60 चाहिए, 70 चाहिए हमें, तुम 30 यूज करो। तो इस प्रकार से दोनों राज्यों के मध्य यदि नदी को लेकर विवाद हो गया है तो इसका प्रावधान कौन करेगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों नदी बोर्ड अधिनियम 1956 लाया गया, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, और एक लाया गया इसमें अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। इसके अंतर्गत सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए एक न्याय निर्णय के लिए किसका गठन करेगी, न्यायाधिकरण का। देखो ऐसे निर्णय कोर्ट में नहीं
कोर्ट इनका फैसला नहीं करेगा, बल्कि केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार ने लाया और इसके तहत केंद्र सरकार क्या करेगी, यहाँ पे न्यायाधिकरण की स्थापना करेगी, न्यायाधिकरण का गठन करेगी और ये निर्णय देगा कि दोनों राज्यों के मध्य किस प्रकार से इस विवाद को समाप्त किया जाएगा। तो अंतर्राज्यीय नदियों या जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय का उल्लेख इसमें मिलता है अनुच्छेद 262 में। और इसका दो राज्यों के मध्य अगर विवाद हो रहा है नदी के संबंध में, तो न्यायाधिकरण के माध्यम से न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा और वो फिर विवाद के संबंध में अपना निर्णय देगा। और इस न्यायाधिकरण की स्थापना कौन करेगा, केंद्र सरकार या संसद। अनुच्छेद 263 है अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। तो एक यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद के संबंध में यहाँ पे उपबंध दिए गए हैं, यानी अंतरराज्यीय परिषद के गठन के बारे में इसमें प्रावधान है। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। देखो, अगर राज्यों के मध्य दो राज्यों के मध्य किसी विषय को लेकर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो दो राज्यों के विवादों को सुलझाने के लिए, अब वो विवाद किसी भी प्रकार का हो सकता है, और इस विवाद को सुलझाने के लिए उसकी जांच करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 263 के माध्यम से। गठन का अधिकार किसको है, तो गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब इस अंतरराज्यीय परिषद जिसका गठन किसने किया है, राष्ट्रपति ने किया है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। साथ इसमें 6 कैबिनेट मंत्री और जो संबंधित राज्य हैं, जिन्हें दो राज्यों के मध्य विवाद हो रहा है, उन राज्यों के सीएम और प्रशासक भी इसके सदस्य होंगे इस अंतरराज्यीय परिषद के, जिसका कार्य क्या है, राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को सुलझाना और उसकी जांच करना। प्रथम यहाँ पे अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में और 10 अक्टूबर 1990 में इसकी अध्यक्षता, इसकी प्रथम बैठक हुई थी 1990 में। इस समय जो प्रधानमंत्री थे, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे, इस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप। और 21 आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया, सरकारिया आयोग, ये आपको नोट करना है। तो दोस्तों आर्टिकल 263 तक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी भाग 11 संविधान का भाग 11 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यानी संविधान का लगभग, अगर अभी तक जितने भी लेक्चर आ चुके हैं और जितने लेक्चर अब बाकी हैं, तो लगभग संविधान का यहाँ पे 80% भाग समाप्त हो चुका है, बचा है सिर्फ 20% और आगामी 5 या 6 लेक्चर में वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।